तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परमुटेशन कितने होते हैं इसकी बात की थी। अब हम लोग देखते हैं पार्टीशन ऑफ अ नंबर। एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पार्टीशन ऑफ अ नंबर। संख्या का विभाजन। याद है पार्टीशन ऑफ अ नंबर हमें पढ़ना था जो रह गया था, तो देख लेते हैं आज उसे। पार्टीशन ऑफ अ नंबर या संख्या का विभाजन। तो पार्टीशन ऑफ अ नंबर या संख्या का विभाजन क्या होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि माना कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे पहले उस नंबर को ऐसे बांटना है, मान लो n बराबर 1 है तो पार्टीशन ऑफ n क्या हो जाएंगे, n के पार्टीशन हो जाएंगे, बस एक ही रहेगा क्योंकि जो पहले से एक उसको क्या बांटोगे, n बराबर 2 होगा तो n का पार्टीशन क्या हो जाएगा, 2 का पार्टीशन हो जाएगा 2 और 1,1। ऐसे दो पार्ट में आप उसे बांट दोगे। जब n बराबर 3 होगा तो आप उसका विखंडन कैसे कर सकते हो, पार्टीशन ऑफ n बराबर 3, 2,1, 1,1,1। इस तरीके से आप उसका पार्टीशन कर सकते हो, है ना। इस तरह से आप उसका पार्टीशन कर सकते हो। कौन सी स्लाइड है, पहली स्लाइड है ये। फिर n इक्वल्स टू अगर आपने 4 ले लिया तो पार्टीशन ऑफ n में क्या हो जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा, फिर 4 से एक कम में आ जाओ 3,1, फिर एक और कम आ जाओ 2,2, 2,1,1, 1,1,1,1। इसीलिए 4 के कितने पार्टीशन हो गए, 5, 4 के 5 पार्टीशन हो गए। n इक्वल्स टू 5 लोगे तो 5 के कितने पार्टीशन हो जाएंगे, 5 के पार्टीशन हो जाएंगे 5, 4,1, 3,2, 3,1,1, 2,2,1, 2,1,1,1 and 1,1,1,1। तो 5 के टोटल 7 पार्टीशन हो गए, है ना। 5 के नंबर ऑफ पार्टीशंस हो गए 7। कौन सी स्लाइड है, पहली स्लाइड है बच्चे। इसीलिए आप देख सकते हो हर नंबर के कितने कितने पार्टीशन होते हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो। और पार्टीशन कौन कौन से हैं देखने का तरीका भी बहुत आसान है। पहले सबसे पहला पार्टीशन तो नंबर खुद हो गया, फिर आप एक एक कम करते जाओ। तो पहले नंबर को एक एक कम करते जाओ, जैसे 4 पे लेकर आए तो बाकी रह गया, दूसरा कौन सा रह गया 1। फिर 3 पर लेकर आए तो दूसरा रह गया 2। अब 3 को फिक्स करके जो अगला नंबर है उसका पार्टीशन कर दो। 2 के 2 पार्टीशन होते हैं, 2 और 1,1। उसके बाद 3 से नीचे आ जाओ 2। आगे वाले नंबर कभी भी पीछे वाले नंबर से बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आगे वाले नंबर बड़े कर दोगे, 2 के बाद 3 लिखोगे तो 2,3 या 3,2 पहले ही आ चुका है। इसीलिए आगे वाले नंबर हमेशा पीछे वाले नंबर से बराबर या छोटे होने चाहिए, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेफ्ट में होगा, ऐसे चलता जाएगा। और इस तरह से हम लोग पार्टीशन करते हैं। जैसे अगर आपको पार्टीशन करना है 6 का, पार्ट n इक्वल्स टू 6 हो गया, तो पार्टीशन ऑफ n में कौन कौन से पार्टीशन हो जाएंगे n के, 6। अब एक कम कर दो तो 5,1, फिर एक और कम करोगे तो 4,2। अब इस 2 का आप और पार्टीशन कर सकते हो 2 का और पार्टीशन कर सकते हो, क्योंकि ये 1 तक आ जाएगा। 4, 1, 1। फिर 4 के बाद अब नीचे आ जाओ 3, तो फर्स्ट में 3 हो गया तो बाकी कितने रह गए, 3, बाकी 3 रह गए। तो इस कारण से
अब 3 के बाद आगे 3 के पार्टीशन करोगे तो एक 2,1 हो गया और एक 1,1,1 हो गया। उसके बाद और नीचे आ जाओ तो 2, अब आगे 4 नहीं कर सकते, 2 से बड़ा नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम 2 2 2 हो जाएगा। फिर इसके पार्टीशन 2 2 1 1, फिर इस 2 को ब्रेक करोगे तो 2 1 1 1 1, और फिर इस 2 को ब्रेक करोगे तो 1 1 1 1 1 1। इस तरह से बच्चों आप पार्टीशन देख सकते हो। इसीलिए ये पार्टीशन होते हैं और नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या हो जाएंगे, इसीलिए विभाजनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ पार्टीशंस इक्वल्स टू P ऑफ 1 बराबर 1 के एक ही पार्टीशन होगा, 2 के 2 ही पार्टीशन होंगे, 3 के 3 ही पार्टीशन होंगे, 4 के 5 पार्टीशन होंगे, 5 के 7 पार्टीशन होते हैं, 6 के 11 पार्टीशन होते हैं। ऐसे ही आप आगे भी देख सकते हो, 7 के 15 पार्टीशन होते हैं, 8 के 22 पार्टीशन होते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है इनके पार्टीशंस को निकालने का, लेकिन इस तरीके से आप इनके पार्टीशंस देख सकते हो। ठीक है, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। जैसे पार्टीशन ऑफ अ सेट करते हैं उसका फॉर्मूला है, लेकिन पार्टीशन ऑफ अ नंबर का फॉर्मूला नहीं है। सर प्लीज बैक। अच्छा, बैक करूं? एक बार वापस बता दो। नंबर को बस तोड़ना है बच्चे। जैसे कोई भी नंबर है, 5 को कैसे कैसे तोड़ तोड़ कर लिख सकते हो, बस यही काम है और कुछ नहीं है। 5 को 4,1 लिख सकते हो, 3 और 2 को जोड़ने पर भी 5 हो जाता है, 3 1 1 को जोड़ने पर भी 5 हो जाता है। तो कैसे कैसे लिख सकते हो, बस यही देखना है इसमें, और कुछ नहीं। अभी भी बैक, कितना बैक करवाओगे? लास्ट में पेज नंबर 1 निकाल दूंगा मैं, ठीक है? जल्दी लिखो। सर कोचिंग में 26 मार्च को क्या है? कोचिंग में 26 मार्च को ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता या जो मैं जानता हूं। 26 मार्च को कौन सा दिन है? क्या होना चाहिए 26 मार्च को? ओके, चलो आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो आपने पार्टीशन ऑफ अ नंबर समझ लिया। अब पार्टीशन ऑफ नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो आपके पास, अगर मान लो आपके पास S5 है, तो S5 में 5 सिंबल्स होंगे, 5 सिंबल्स होंगे, उन्हीं पर ये परमुटेशन बन रहे होंगे। 5 अवयवों का कोई समुच्चय होगा और उस समुच्चय पर आपने अलग अलग परमुटेशंस बनाए होंगे, अलग अलग क्रमचय बनाए होंगे।
है ना, 5 अवयवों का एक समुच्चय है और उस समुच्चय पर आपने अलग अलग मान लो क्रमचय बनाए हैं। कितने क्रमचय बना पाओगे? 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब 120 एलिमेंट्स होंगे, S5 में 120 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब उन सभी 120 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो इन्हीं 5 सिंबल से बनेंगे। तो ये 5 सिंबल वाला जो सेट है, इसका जैसे जैसे आप पार्टीशन कर पाओगे उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग बना सकते हो। तो इसीलिए हम लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि S3 के अवयवों की संख्या, S3 में किस किस टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशंस हो सकते हैं, S3 में किस किस टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशंस हो सकते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो जैसे पहले मैंने आप ले लिया S3 में साइकिल डिकम्पोजिशन इधर हो गया। साइकिल डिकम्पोजिशन कौन कौन से होंगे? एक तो 3 का पार्टीशन कैसे कैसे कर सकते हो, 3, 2,1, 1,1,1। इस तरीके से 3 को आप 3 तरीकों से पार्टीशन कर सकते हो। उसके बाद इस अलग अलग साइकिल डिकम्पोजिशन वाले अवयव कैसे कैसे होंगे, अवयव का नेचर क्या होगा, अवयव या एलिमेंट कैसे होंगे। जैसे 3 लेंथ का एक साइकिल है तो इसमें तीनों के तीनों अवयव एक ही चक्र में आ जाएंगे, 1, 2, 3 जैसे होंगे। फिर उसके बाद 2,1 है तो इसमें 2 सिंबल तो एक चक्र में चले जाएंगे और एक सिंबल दूसरे चक्र में जाएगा। अब एक लंबाई का चक्र रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें तीनों के तीनों सिंबल एक सिंबल एक चक्र में, दूसरा सिंबल वो भी एक चक्र में, और हर एक सिंबल एक एक चक्र में आएगा। अवयव ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि कैसे बनेगी आपको, एलिमेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो 3 लंबाई का एक चक्र है तो 3 लंबाई के चक्र की कोटि क्या होती है, 3। 2 और 1 तो ये 2 लंबाई का एक चक्र बन रहा है, या 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। यहाँ एक एक लंबाई के 3 चक्र हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1। तो अवयव की कोटि हो जाएगी 1। और अंतिम है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या देखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखोगे तो क्या होगा, अब साइकिल डिकम्पोजिशन 3 है तो आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल बटा 3 की पावर 1, ठीक है। साइकिल डिकम्पोजिशन में जो साइकिल जितनी बार आता है उसका उतना पावर हो जाता है, और जो पावर होता है उसका आगे फैक्टोरियल हो जाता है। तो 3 फैक्टोरियल 6 बटा 3 मतलब 2 अवयव होंगे। इस टाइप के 2 अवयव होंगे। इस टाइप के कितने अवयव होंगे, तो 3 फैक्टोरियल बटा 2 की पावर 1, 2 लेंथ का एक चक्र है गुना 1 की पावर 1, 1 लंबाई का एक चक्र है, और जो पावर में है उनका आगे फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 बटा 2 बराबर 3 हो गया। और लास्ट वाले में 3 फैक्टोरियल बटा 1 लंबाई के 3 चक्र हैं, 1 लंबाई के 3 चक्र हैं तो 1 की पावर 3 गुना 3 फैक्टोरियल, जो पावर में होता है उतना आगे फैक्टोरियल हो जाता है, और ये कट के हो गए 1। इसीलिए टोटल आप जब इनको जोड़ोगे तो टोटल हो गए 2, 3, 5 और 1, 6। होने भी चाहिए थे 6 अवयव। तो आप देख सकते हो S3 में 3 कोटि के 2 अवयव होते हैं, 2 कोटि के 3 अवयव होते हैं, और 1 कोटि का 1 अवयव होता है। इसीलिए S3 कैसा ग्रुप हो गया, 1 कोटि का 1 अवयव, 2 कोटि के 3 अवयव। अब 3 सिंबल हैं, 2-2 सिंबल रखने हैं, 1 2 1 3 और 2 3, चक्रीय क्रम 3 होंगे। ये 3 अवयव हो गया। और उसके बाद 1 2 3, 3 कोटि के 2 अवयव, 1 2 3 और 1 3 2, 1 2 3 और 1 3 2। तो इस तरह से ये S3 का ये हो गया।
सर ऑर्डर वापस समझाओ। भैया आपको बता रखा है कि प्रत्येक क्रमचय को आप असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, जिनकी लंबाई अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के है तो ये उसका चक्र विखंडन हो जाता है। और जो चक्र विखंडन है उसका एलसीएम जो होता है, उसका जो एलसीएम होता है वो उस क्रमचय का ऑर्डर होता है। बता तो रखा है, ठीक है। ये ऑनलाइन में ही सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, ऑफलाइन में मैं 4 बैच पढ़ा चुका हूं, किसी ने नहीं पूछा मुझसे। ऑर्डर 3 में 3 1 2 भी हो सकती है ना। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। ये बताया ना, सिग्मा बराबर, सिग्मा को आप असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, पढ़ाया है। एक बार रिवाइज किया करो थोड़ा। हर क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, लिखो। हर जो उन चक्रों की, असंयुक्त चक्रों की लंबाई है उनका समुच्चय ही उसका साइकिल डिकम्पोजिशन होता है। और उसका ऑर्डर क्या होता है? जो साइकिल डिकम्पोजिशन हुआ, जो असंयुक्त चक्रों की लंबाई हुई, उनका एलसीएम ही उसका ऑर्डर होता है। सुना है? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 अकेला है तो 3 लंबाई का एक ही चक्र बना, तो चक्र की लंबाई उसकी कोटि होती है, तो इसकी लंबाई 3 है तो 3 हो गया ऑर्डर। इसका चक्र विखंडन 2,1 है, इसका मतलब 2 लंबाई का एक चक्र होगा और 1 लंबाई का दूसरा चक्र होगा, तो इसका एलसीएम जो लंबाई है उसका एलसीएम ऑर्डर होता है। ये 1 1 1 का एलसीएम 1 होगा। ऑर्डर 3 में 3 1 2 भी हो सकता है ना। अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहले तो इस चीज को समझो, आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है। जब आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक ये भी पढ़ा होगा कि चक्रीय क्रमचय भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, साइक्लिक परमुटेशन। एक राउंड टेबल पर लोग बैठते थे और फिर उनमें कितने तरीके से बिठाया जा सकता है गोल मेज पर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। मोतियों की माला होती थी, गोल मोतियों की माला कितने तरीके से अरेंज की जा सकती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, साइक्लिक परमुटेशन। तो इसमें आपने पढ़ा होगा ना कि भाई जब क्रमचय बनाते हैं, जब चक्र बना रहे हैं तो एक सिंबल को वहां पर भी एक पर्सन को फिक्स कर देते हैं और उसके चारों तरफ सबको घुमाते हैं। तभी तो n अवयवों का, जब n अवयवों को चक्रीय क्रम में अरेंज करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो? n फैक्टोरियल नहीं होता, n-1 फैक्टोरियल होता है, सुना होगा आपने। तो यहां पर भी एक को फिक्स कर दोगे तो बाकी जो 2 रह गए उन्हीं को अरेंज करोगे। एक को फिक्स करने के बाद या तो 2 3 लिख सकते हो या 3 2 लिख सकते हो, तो 2 ही ऑप्शन रहेंगे। अब आप कहोगे सर 3 1 2 भी होगा ना, 3 1 2 को चक्रीय क्रम में लिखोगे तो 3 1 2 तो 1 2 3 के बराबर ही हुआ ना, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो अलग थोड़ी है वो कोई, ठीक है। तो 3 1 2 और 1 2 3 तो एक ही बात हुई ना। ओके और जहाँ तक अवयवों की संख्या की बात है तो मैंने लास्ट क्लास के लास्ट में इसी का तो फॉर्मूला बताया था कि एसएन में, मैंने आपको बताया था ना कि एसएन में अगर आपके पास एसएन में कोई साइकिल डिकम्पोजिशन दिया हुआ है 1 1 1 अल्फा 1 बार, 2 2 2 अल्फा 2 बार, ऐसे ही के अल्फा के बार, तो n फैक्टोरियल बटा 1 की पावर अल्फा 1 2 की पावर अल्फा 2 के की पावर अल्फा के, और जो पावर में है उसका फैक्टोरियल हो जाना, ऐसा बताया तो था आपको कल लास्ट में, यही तो बताया था। तो साइकिल डिकम्पोजिशन को देखकर उस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले कितने अवयव होंगे ये पढ़ा तो था आपने कल, इसका फॉर्मूला देखा था ना।
तो फॉर्मूला ही तो यूज किया है बच्चों। देखो साइकिल डिकम्पोजिशन में बस 3 दिख रहा है, तो अगर सिर्फ 3 दिखेगा, इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दो, अगर सिर्फ 3 दिखेगा तो आप क्या लिखोगे? सिर्फ 3 दिख रहा है तो n कितना है? 3। तो 3 फैक्टोरियल बटा 3 लेंथ का एक साइकिल है, और जो पावर में होता है वो फैक्टोरियल हो जाता है। इस वाले केस में ऊपर तो n फैक्टोरियल ऐसे कैसे हो गया, नीचे 2 लेंथ का एक साइकिल है, फिर 1 लेंथ का दूसरा साइकिल है, फिर जो पावर में हुआ वो 1 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखो 1 लेंथ के 3 साइकिल है, तो 3 फैक्टोरियल बटा 1 लेंथ के 3 साइकिल, तो 3 बार आया तो 1 की पावर 3, और जो पावर होता है वो आगे फैक्टोरियल हो जाता है। पता है ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है, बच्चा 1 मिनट भी वेट नहीं करता है, तुरंत जो एक लाइन भी, एक बात भी समझ में नहीं आई वो तुरंत पूछ देता है, सर ये कैसे हुआ। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चा एक बार थोड़ा सा वेट करता है ना, बच्चा एक बार थोड़ा सा वेट करता है, क्या पता सर आगे कुछ पढ़ाएंगे तो जिसमें 2-3 बार अगर इसी चीज़ को करने से समझ में आ जाए चीज़। तो इसीलिए ऑनलाइन में बच्चा एक लाइन भी अगर, और इतने सारे बच्चे हैं, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई बात नहीं समझ पाया, आया फिर वापस पूछ लेता है ना। और फिर लास्ट में बच्चा पूछता सर कोर्स कब तक होगा, सर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, सर क्या करें, है कि नहीं। अगर कोई चीज़ मान लो 1 दिन में ख़त्म होने वाली है, ऑनलाइन में वो चीज़ 3 दिन में ख़त्म होगी, पक्की बात है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, S4 में 24 अवयव होते हैं। अब किस किस टाइप के कौन कौन से अवयव होते हैं आप देख सकते हो। S4 में 24 अवयव होते हैं। साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है, 4, 3,1, 2,2, 2,1,1 और 1,1,1,1। ये S4 हो गया, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया। अवयव किस किस टाइप के होंगे, एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे, तो 4 है तो मतलब चारों के चारों सिंबल एक ही चक्र में आ जाएंगे, 1 2 3 4। 3 का मतलब 3 सिंबल एक चक्र में आएंगे और एक सिंबल दूसरे चक्र में जाएगा। यहाँ पर 2 2 करके बटे हुए हैं तो 2 सिंबल एक चक्र में, बाकी के 2 सिंबल दूसरे चक्र में जाएंगे। 1 2 1 में गया, 3 4 दूसरे में गया। 2 1 1 में 2 सिंबल एक चक्र में, एक सिंबल 3 मान लो 1 में चला गया, 4 1 में चला गया। और इसमें सब एक एक चक्र में जाएंगे, इसमें सब एक एक चक्र में जाएंगे। जो एक चक्र वाले होते हैं एक लंबाई वाले चक्र होते हैं वो नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिख दिया। अवयव की कोटि क्या होती है बच्चों, चार लंबाई का एक चक्र है तो इसकी कोटि 4 ही होगी। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 1 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 1 1 1 और 1 का एलसीएम 1 होगा। तो इसमें S4 में 4 कोटि का अवयव होगा, 3 कोटि का अवयव होगा, 2 कोटि का अवयव होगा और 1 कोटि का अवयव होगा। उसके बाद अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, तो पहले वाले में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n इस बार 4 है तो 4 फैक्टोरियल बटा 4 की पावर 1, 24 बटा 4 बराबर 6 हुआ। फिर 3,1 है, 4 फैक्टोरियल बटा 3 की पावर 1 गुना 1 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल, 24 बटा 3 बराबर 8 हो गया।
उसके बाद 4 फैक्टोरियल बटा, देख सकते हो 2 की पावर दो लंबाई के 2 चक्र है, तो 2 की पावर 2 हो गया, और जो पावर में होता है वो आगे फैक्टोरियल हो जाता है उतना। तो 4 फैक्टोरियल 24 बटा 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8 होता है, 24 बटा 8 बराबर 3। उसके बाद 2 1 1 का मतलब 4 फैक्टोरियल बटा 2 की पावर 1 है, लेकिन 1 की पावर 2 है, और आगे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जो पावर में है उनका फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये 24 बटा 2 गुना 2 4 बराबर 6 हो गया, और सब 1 1 लंबाई के हैं, तो 4 फैक्टोरियल बटा 1 की पावर 4 गुना 4 फैक्टोरियल, जो पावर में होता है वो फैक्टोरियल हो जाता है उतना, ये कट गया बराबर 1। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितना मिला, टोटल बराबर 6 8 14 3 17 6 23 और 1 24, होने भी चाहिए थे 24 अवयव। तो S4 में इस तरह से ये 24 अवयव होते हैं। S4 में इस तरीके से ये 24 अवयव होते हैं। S4 में 4 कोटि के कितने अवयव होते हैं? S4 में 4 कोटि के 6 अवयव होते हैं। S4 में 4 कोटि के 6 अवयव होते हैं, 3 कोटि के 8 अवयव होते हैं, 2 कोटि के 9 अवयव हुए, 3 जोड़ 6, 3 भी 2 कोटि का है, उस टाइप के भी और इस टाइप के भी, 2 अलग अलग टाइप के अवयव है इसमें, तो टोटल 9 अवयव होते हैं, और 1 कोटि का 1 अवयव होता है। तो इस तरह से टोटल 24 अवयव हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से टोटल 24 एलिमेंट्स 24 अवयव होते हैं S4 में, है ना। तो S4 में 4 कोटि के 6 अवयव, 3 कोटि के 8 अवयव, 2 कोटि के, ये भी 2 कोटि का, ये भी 2 कोटि का, 2 कोटि के 3 जोड़ 6 9 अवयव, और 1 कोटि का 1 अवयव। ठीक है, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल्स टू 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इक्वल्स टू 1। सर ये एलिमेंट कैसे लिखते हैं? ELEMENT ऐसे लिखते हैं एलिमेंट। क्या चाहते हो आप मुझसे? S4 के एलिमेंट चाहते हो? हे भगवान, S4 है ये। S4 में एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट जो होते हैं उसमें से 6 तो ये हो जाते, 4 सिंबल है ना, तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 और 3 4, 6 तो ये हो गए। उसके बाद 3 होते हैं जिसमें डबल ट्रांसपोजिशन, मतलब ऐसे होते हैं 2 2 लेंथ के 2 साइकिल, 2,2 वाले साइकिल डिकम्पोजिशन वाले 3 होते हैं, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। उसके बाद ये हो गए, फिर 3 कोटि के 8 होते हैं, 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 4 2 4 3, ये 8 होते हैं। 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2, ये 6 अवयव हो गए। इस तरह से 24 अवयव होते हैं S4 में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोग जानते हो ना भी 4 अवयव हैं, 4 सिंबल हैं, उनको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, किस किस तरीके से साइक्लिक परमुटेशन बना सकते हैं, वैसे बनाकर आप लिख सकते हो इन्हें हमेशा, है कि नहीं। सर एलिमेंट निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक होती है? एलिमेंट निकालना क्यों चाहते हो आप, ये बताओ ना।
एलिमेंट निकालने की का मतलब क्या, इस टाइप से एलिमेंट लिखने की शॉर्ट ट्रिक पूछना चाह रहे हो कि इस टाइप से एलिमेंट कैसे लिखते हैं? इस टाइप से एलिमेंट लिखने की जरूरत कहाँ आएगी आपको? आगे जब पढ़ोगे, कभी अगर मान लो हायर स्टडीज करोगे, तब जरूरत आएगी, वहां पर सीख लेना। अभी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में कभी जरूरत तो आएगी नहीं, है ना? सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आप लोग अपलोडेड है, एक बार चेक तो करो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन अपलोडेड है, एक बार पढ़ो तो सही उसको, खुद ही सॉल्व करते चले जाओगे, कोई मुश्किल नहीं होता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे एक बार मुझे आगे बढ़ने दो। अगर ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई S4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, S4 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, एक ऑर्डर का तो कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि हर ग्रुप में एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है। तो ऐसे पूछ सकता है S4 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? S4 में 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है, 5 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, ऐसे करके पूछ सकते हैं। क्योंकि S4 का ऑर्डर जब 24 है, जब S4 का ऑर्डर 24 है, तो S4 का ऑर्डर जब 24 है तो 24 का हर डिवाइजर एलिमेंट का ऑर्डर बन सकता है, बट होता तो नहीं है, होते तो 1 2 3 4 ही है। जबकि 24 को तो 12 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, लेकिन S4 में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होना जरूरी थोड़ी ही है। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद एक और देख लो, तीसरा S5 में साइकिल डिकम्पोजिशन कौन कौन से पॉसिबल है, किस किस टाइप के साइकिल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है वो आप देख सकते हो। जैसे 5, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 1, फिर 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, और 1, 1, 1, 1, 1। इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा पास लिख दिया है। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा, सीधा वैल्यू लिख दूंगा। उसके बाद अवयव कैसे कैसे हो जाएंगे। अब S5 में 5 सिंबल होते हैं, तो पांचों का एक हो जाएगा, मतलब एक ही साइकिल में पांचों आ जाएंगे। इधर 4 एक में आएंगे और एक दूसरे में जाएगा। ये 3 एक में आएंगे और बाकी के 2 दूसरे में जाएंगे। 1 3 2, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है। 3 1 1, 3 एक में आ गया, फिर 4 एक में जाएगा, 5 एक में आएगा। 2 2 1, 1 2 1 में, 3 4 1 में, 5 अकेला। इसमें 1 2 1 में, बाकी तीनों अकेले अकेले रहेंगे, और इसमें पांचों अकेले अकेले रहेंगे। अवयव इस टाइप के होंगे। अवयव की कोटि क्या क्या हो जाएगी? अवयव की कोटि हो जाएगी 5, 4, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 1 1 का एलसीएम 3, 2 2 1 का एलसीएम 2, 2 1 1 1 का एलसीएम 2, और सब एक है तो एलसीएम 1। तो S5 में 6 कोटि का अवयव भी आता है। S5 में 6 कोटि का अवयव भी आता है। और अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, एक 125 फैक्टोरियल बटा 5 की पावर 1 करोगे तो 120 बटा 5,
24, 120/4 30, 120/6 20, 120/6 क्योंकि 1 का स्क्वायर गुना 2 फैक्टोरियल होगा 20, 120/2 का स्क्वायर गुना 2 फैक्टोरियल तो 120/8 15, 2 और 3 फैक्टोरियल 6 गुना 2 12 होता है तो 10 और पांचों चले जाएंगे तो 1 टोटल 24 10 30 54 प्लस 20 74 प्लस 20 94 प्लस 15 109 प्लस 10 119 प्लस 1 120 120 अवयव हो गए। फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूले से आपको निकालना होता है। तो S5 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए 24। S5 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए 30। S5 में 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए 20। S5 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए 20। S5 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो गए 15 प्लस 10 इज 25। और S5 में 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हुए तो एक ही होता है हर ग्रुप में 1 ऑर्डर का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि S5 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट्स हैं। समझ में आई बात। S5 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ूं। लिख लिया आपने। अब देखो बच्चों, तो S5 में हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट कितने ऑर्डर का होता है। S5 में हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट कितने ऑर्डर का हुआ 6 ऑर्डर का, है ना। सबसे बड़े ऑर्डर का एलिमेंट कितने ऑर्डर का हुआ है S5 में 6 ऑर्डर का। और 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं 5 ऑर्डर के 24, 4 ऑर्डर के 30, 6 ऑर्डर के 20, 3 ऑर्डर के 20, 2 ऑर्डर के 15 भी होते हैं और 10 भी होते हैं, अलग अलग साइकिल डिकम्पोजिशन वाले, और 1 ऑर्डर का 10। तो हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट 6 ऑर्डर का होता है। अब अगर ऐसे ही पूछा जाए कि Sn में किसी अवयव की अधिकतम कोटि, किसी अवयव की अधिकतम कोटि highest order of any element, highest order of any element in Sn। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भाई बताओ S7 में अधिकतम कोटि का अवयव कितनी कोटि का होगा, या S8 में किसी अवयव की अधिकतम कोटि क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। ऐसे जैसे मैं कहूँ कि n क्या है, Sn देख लो और अधिकतम कोटि, हाईएस्ट ऑर्डर Sn और उसका हाईएस्ट ऑर्डर। जैसे S5 में तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या मिला आपको 6। कैसे मिला था 3, 2, इस साइकिल डिकम्पोजिशन से मिला था, है ना। इस साइकिल डिकम्पोजिशन से 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, अधिकतम यहाँ मिला था। S6 में कैसे मिलेगा,
S6 में हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो 6 का ऐसे पार्टीशन करना है कि एलसीएम हाईएस्ट हो। भाई ऑर्डर होता है पार्टीशन का एलसीएम, तो 6 को ऐसे बांटना है टुकड़ों में कि एलसीएम सबसे ज़्यादा हो। तो 6 को टुकड़ों में आप कैसे बांटोगे कि एलसीएम सबसे ज़्यादा होगा? एक बच्चे ने कहा 6, एक ने कहा 12। तो 12 कैसे होगा भाई? 4 और 3 जोड़कर 7 होता है भाई, 6 थोड़ी होता है। 4 और 3 को जोड़कर 7 होता है। एक ने 5 कहा, एक ने 6 कहा। तो हाईएस्ट ऑर्डर का 6 ही होता है। और इसके साइकिल डिकम्पोजिशंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि पॉसिबल साइकिल डिकम्पोजिशन कौन से होंगे, तो एक तो इसमें आपने देखा था कि 3,2 एक हो गया था, यहाँ पर एक में 6 हो जाएगा और एक में 3, 2 1 से भी हो जाएगा। ये दो साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे जो 6 देंगे, है ना। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, लेकिन 4,3 7 का पार्टीशन होता है। 4 और 3 को जोड़कर 7 आता है भाई, 6 थोड़ी ही आता है। 4 जोड़ 3 7 होता है, वो 7 का पार्टीशन है 4,3, वो 6 का पार्टीशन थोड़ी ही है। S7 में हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? 12, बिल्कुल सही। S7 में किसी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑर्डर होगा 12। कौन से साइकिल डिकम्पोजिशन में मिलेगा? 4,3 पर। S8 में 15 होगा। कौन से? तो 5,3 पर। S9 में 20। एक बच्चे ने 6 कहा, पता नहीं कैसे। 5,4, 5 और 4 को जोड़कर 9 होता है ना। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। S10 में 24 कैसे हो गया? चार 4,4 से 16 नहीं आता है भाई, 4,4 से 4 आता है। 4,4 का एलसीएम 16 थोड़ी होता है। एलसीएम निकालना होता है, गुणा थोड़ी ही करना होता है। और 25 कैसे आ रहा है? तो 25 लाने वाले शायद 5,5 ले चुके होंगे। जैसे 4,4 से आप 16 लेकर आ रहे हो, 5,5 से बच्चे 25 लेकर आ रहे होंगे, है ना। 10, 21 अलग अलग बच्चे लेकर आ रहे हैं। सो आंसर इज, सही आंसर है इसका 30। और 30 कैसे आएगा बच्चों? तो 2,3,5 से। अगर पार्टीशन 2,3,5 होगा, ठीक है, पार्टीशन अगर 2,3,5 होगा तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 और गुना 5, 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। S12 में बताना, S12 में हाईएस्ट क्या होगा? सर पार्टीशन 5,5 लघुत्तम समापवर्ती पढ़ाना पड़ेगा लगता है आपको अलग से। 5,5 का एलसीएम क्या होता है? 4
36 बोलने वाले बच्चे भी ऐसी कोई गलती कर रहे होंगे। 35 से ज़्यादा तो 42 होता है, बट इसका सही आंसर है 60। 7th में सही आंसर है 60। कैसे आएगा? 3 4 5। 3 4 5 से आपको 60 मिल जाएगा। जोड़कर 12 मिल रहा है और एलसीएम लेने पर 60 मिल रहा है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अगर हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितने ऑर्डर का होगा वो भी आप इसमें से बता सकते हो। ठीक है, एसएन में हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा वो भी आप बता सकते हो इसमें। आगे बढ़े। सर 15 का बताना, तो 15 का मैं बताऊं, आप बताओगे ना? चलो आप 15 में पता नहीं क्या खास बात है, 15 का बताओ आप क्या होगा, बताओ 15 का अगर आप बताना चाहते हो तो बताओ 15 का क्या होगा। हाईएस्ट ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की शॉर्ट ट्रिक, सबके शॉर्ट ट्रिक का क्या करोगे आप? ये सब शॉर्ट ट्रिक ही तो है, इसमें लॉन्ग क्या है? इसमें शॉर्ट ट्रिक है सारे। आपको ऐसे मतलब नॉर्मल एसएससी रीट वाले क्वेश्चन है कि आपको ऐसे नंबर को ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांटना है कि जोड़कर 15 आ जाए और एलसीएम सबसे अधिक आए। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक कहाँ से लाऊं? हाँ, 15 का 150 हो 105 होगा, सही है। S15 में हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर 105 होगा, वो होगा 3 5 और 7 से। एक बच्चे ने 120 बताया, लेकिन पता नहीं कैसे 120 बता दिया है, क्योंकि 105 से बड़ा एक ही बच्चे ने बताया है जिसका 120 आया है। अब पता नहीं उसने 120 कैसे बताया है, तो वही जाने, बट 105 आएगा मैक्सिमम। ठीक है, सर ऑप्शन देखने पर इजी लगेगा ये। मैंने इतने सारे क्लासेस में पढ़ाया, किसी को ये मुश्किल नहीं लगा। पता नहीं ऑप्शन देखने पर इजी क्यों लगवाना चाहते हो आप भाई। किसी नंबर को टुकड़ों में बांटना है जिससे कि एलसीएम मैक्सिमम आए, इसमें कौन सा मुश्किल है ये? अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर पता नहीं आपको क्या आसान लगेगा। एलसीएम निकालना, टुकड़ों में बांटना, ये मुश्किल लग रहा है आपको। सर 4 4 7 से, अभी 4 4 दोनों जब सेम ले लिया तो 4 4 का एलसीएम तो 4 ही हो गया ना। 4 4 7 से 112 नहीं आता, 4 4 7 से 28 आता है। समझ गए? 4 4 7 28 होगा एलसीएम। 112 लगता है एलसीएम अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं, ये जिसने 15 पूछा था वो 14 पूछ रहा है। क्या चाहते हो आप? खुद निकाला करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? है ना, 14 का 15 पूछा, फिर 14, फिर 13 पूछोगे, फिर 12 पूछोगे। n बढ़ने पर देखो, जैसे जैसे n बढ़ाते जाओगे अगला कभी पिछले से कम नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा ही होगा।
ठीक है। अगला हमेशा पिछले से बड़ा ही होगा। उसका रीजन क्या है? जैसे S7 पे आपको मिल गया, अब 12 तो इसमें भी आना ही आना है। कैसे? जैसे S7 आपको उसमें मिला तो 4 3 1 कर दो, भाई 1 के साथ किसी का एलसीएम लोगे तो आपको वही रहेगा, और 4 और 3 का पहले ही 12 आ चुका है। अब जैसे 20 है, S9 में 15 ऑर्डर का तो आपको मिलना ही मिलना है। कैसे? 5 3 1 कर दो। S10 में आपको 20 ऑर्डर का मिलना ही मिलना है, 5 4 1 कर दो। S12 में आपको 30 ऑर्डर का मिलना ही मिलना है। कैसे मिलेगा? तो 30 है 2 3 5, तो 2 3 5 1 1 कर दो। तो इसीलिए जितना ऑर्डर का पहले आ चुका है, आगे वाले में उतने ऑर्डर तक का तो पक्का है, आना ही आना है। होगा तो या तो बराबर होगा या फिर एक्स्ट्रा होगा, कुछ बड़ा होगा। इसीलिए सर S14 का 70 होगा क्या? S18 का 126 होगा क्या? अभी लोग, आप लोग खुद से निकालो, कौन आपसे पूछेगा। S10 तक लोग पूछते हैं नॉर्मली, चलो S12 भी देख लिया, उसके ऊपर कौन पूछता है। S18 मेथड समझ में आ गया आपके, कैसे निकालना है? ट्राई कर करके निकालते रहो, ठीक है। ट्राई कर करके निकालते रहो, आपको मेथड तो बता ही दिया है कि नहीं? आगे बढ़ूं? ओके बच्चों, तो ये आपने देखा कि परमुटेशन ग्रुप कैसा होता है, और परमुटेशन ग्रुप में किस किस टाइप से आप एलिमेंट्स, किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट होते हैं, किस ऑर्डर का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है, ये बता सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ S9 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट होता है या नहीं होता है? S9 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट होता है या नहीं होता? होता है। कैसे? कैसे निकालोगे S9 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट? हाँ, 4 3 1 1, 4 3 1 1, ठीक है। उसके बाद S12 में 18 ऑर्डर का एलिमेंट होता है कि नहीं होता है? S12 में 18 ऑर्डर का एलिमेंट होता है कि नहीं होता? S12 में 18 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। मत बोलो, बोलो कौन से साइकिल डिकम्पोजिशन से आप बता सकते हो? 9 2 1, बिल्कुल सही कहा। 9 2 11 और 1 12 होता है, तो S12 का साइकिल डिकम्पोजिशन हो जाएगा ये एक, और उसमें 9 और 2 का LCM 18 होता है। सही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई किसमें किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। एक स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल होता है, चक्र का भी एक स्पेशल चक्र होता है, इसका नाम होता है पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन। पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन एक स्पेशल टाइप का साइकिल होता है, एक स्पेशल टाइप का चक्र होता है, पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन। तो पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन क्या होता है? लिखो, दो लंबाई के चक्र को, दो लंबाई के चक्र को पक्षांतरण कहा जाता है। A cycle of length 2, a cycle of length 2 is called a transposition. A cycle of length 2 is called a transposition. A cycle of length 2 is called a ट्रांसपोजिशन। दो लंबाई के चक्र को पक्षांतरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख सकते हो आप, जैसे
2,5 एक पक्षांतरण है, 2,5 इज अ ट्रांसपोजिशन, 2,5 इज अ ट्रांसपोजिशन। लेकिन 1,5,3 एक पक्षांतरण नहीं है। 1,5,3 इज नॉट अ ट्रांसपोजिशन। 1,5,3 इज नॉट अ ट्रांसपोजिशन। 1,5,3 एक पक्षांतरण नहीं है। है ना, क्योंकि ये 3 लंबाई का चक्र है, तो ये पक्षांतरण कैसे हो सकता है। तीसरा, 1,3, 2,5 एक पक्षांतरण नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लंबाई का तो दूर की बात, ये चक्र ही नहीं है। चक्र तो एक सिंगल साइकिल होता है ना, तो 2 चक्रों का गुणनफल है, क्योंकि यह एक चक्र नहीं है। 1,3 into 2,5 is not a transposition because it is not a cycle. 1,3 into 2,5 is not a transposition. 1,3 into 2,5 is not a transposition because it is not a cycle. ये चक्र ही नहीं है, तो पक्षांतरण कैसे होगा। तो ये बात हुई पक्षांतरण की। अच्छा, पक्षांतरण के बारे में आप ये जान सकते हो कि भाई किसी भी पक्षांतरण की कोटि क्या होती है, 2, क्योंकि चक्र की कोटि तो उसकी लंबाई ही होती है, तो पक्षांतरण की कोटि 2 हो गई। और इसी कारण से जिसकी भी कोटि 2 होती है, उसका स्क्वायर करने पर आपको आइडेंटिटी मिलेगा। अब ए बी में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ए लिख देता हूं। उसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। और जिसका भी स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिलता है, जिसकी भी कोटि 2 होती है, उसका इन्वर्स भी वो खुद होता है, और होना भी चाहिए। ए बी का इन्वर्स करोगे तो बस अवयवों को उल्टे क्रम में लिख दोगे। अब किसी भी सिंबल से स्टार्ट कर सकते हो, तो अगर ए से स्टार्ट करोगे तो बी ए बराबर ए बी तो हुआ। चक्रीय क्रम समान होना चाहिए, तो चक्रीय क्रम यहाँ पर समान है। आप ऐसे ए का इमेज है बी और बी का इमेज है ए, तो आप किसी भी सिंबल से शुरू करोगे, बी ए बराबर ए बी। तो पक्षांतरण में आप देख सकते हो, पक्षांतरण की कोटि 2 होती है, पक्षांतरण का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, पक्षांतरण का इन्वर्स वो खुद होता है, सेल्फ इन्वर्स होता है, स्वयं प्रतिलोम। अब पक्षांतरण के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक पक्षांतरण को या प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में, प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में अनंत रूप से, अनंत तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। Every cycle can be expressed as every cycle can be expressed as a product of transpositions. Every cycle can be expressed as a product of transpositions. Every cycle can be expressed as a product of transpositions in infinitely many ways. In infinitely many ways. प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में अनंत रूप से व्यक्त किया जा सकता है। Every cycle can be expressed as a product of transpositions
इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। ठीक है, इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। कैसे लिखा जा सकता है? मान लो उदाहरण के लिए आप कोई भी साइकिल ले लो, जैसे आप ऐसे लिख लो इसको कि मान लो आपने कोई चक्र बनाया A1 A2 A3 डॉट 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 n-1 an, ये चक्र है। इसको पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो पहले सिंबल को आप फिक्स कर लो और पीछे से एक एक सिंबल बैक आते जाओ। A1 an A1 an-1 ऐसे करते हुए A1 A3 और लास्ट में A1 A2। इस तरह से आप प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। इस तरह से आप प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। हर साइकिल को आप ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ गए? पेज चेंज करूं? पहले सिंबल को फिक्स कर लो और फिर लास्ट से पीछे की तरफ आना शुरू कर दो। अब जैसे देखो बच्चों, उदाहरण के लिए मान लो सिग्मा बराबर, आप कुछ भी ले लो, 2 5 8 4 3 7 ऐसा कुछ ले लिया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? ये बराबर हो गया सिग्मा बराबर 2 7 2 3 2 4 2 8 2 5। देखो 2 7 2 3 2 4 2 8 2 5 आपने इसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि कैसे लिख पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे 2 का इमेज देखोगे तो 2 का इमेज 5 5 का 5 5 का 5 5 का 5 5 का 5 2 का इमेज 5 हो गया। फिर 5 का इमेज देखना है तो 5 का राइट से चलेंगे, 5 का 2 2 का 8 8 का 8 8 का 8 8 का 8 तो 5 का 8 हो गया। फिर 8 का इमेज देखेंगे तो राइट से चलेंगे, 8 का 8 8 का 2 2 का 4 4 का 4 4 का 4 तो 8 का 4 हो गया। 4 का इमेज देखना है, 4 का 4 4 का 4 4 का 2 2 का 3 3 का 3 4 का 3 हो गया। 3 का देखना है, 3 का 3 3 का 3 3 का 3 3 का 2 2 का 7 तो 3 का 7 हो गया। 7 का देखना है, 7 का 7 7 का 7 7 का 7 7 का 7 7 का 2 7 का 2 हो गया। तो आप देख सकते हो कि इनका प्रोडक्ट करने पर आपको यही मिलता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि सिग्मा को आपने पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब आप कहोगे इनफाइनाइटली मेनी वेज में कैसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आसान है। आप क्या करो कि भाई जहां चाहो आप वहां आइडेंटिटी डाल सकते हो। मान लो एक आइडेंटिटी से गुना करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 7 2 3 2 4 2 5 2 2 4 2 8 2 5। अब देखो, अब इस आइडेंटिटी को आप किसी भी पक्षांतरण के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। आपने देखा है ए बी का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तो आप चाहो तो ये 1 3 रख दो, 1 2 3 रख दो, 2 5 रख दो, 2 8 रख दो, कुछ भी रखना है रख दो। ठीक है, अगर आप जितने सिंबल से उतने में ही रखना चाहते हो तो आप 2 ले लो। 2 3 तो 2 3 2 3 2 बार लिख दिया। फिर क्योंकि जैसे स्क्वायर किया आइडेंटिटी बन गया। 2 7 बाकी सब एज इट इज रख लो। अब आप चाहते हो कि भाई और, तो आप एक और आइडेंटिटी कहीं डाल दो। यहां पर आप 1 डाल दो, यहां 2 डाल दो, यहां 100 डाल दो, यहां 1000 डाल दो, यहां लाख डाल दो। जहां पर जितने चाहो उतने आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और हर आइडेंटिटी को एक ट्रांसपोजिशन के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप अनंत तरीकों से, अनंत वेज में आप सिग्मा को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। समझ गए?
इनफाइनाइटली मैनी वेज में आप जितने चाहो उतने आइडेंटिटी जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, और हर आइडेंटिटी एक ट्रांसपोजिशन का स्क्वायर होता है, तो उससे एक आइडेंटिटी मतलब 2 ट्रांसपोजिशंस बना दो, और इनफाइनाइटली मैनी वेज में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। अब आपने ये देखा कि पहले आपने देखा था कि भाई क्रमचय को आप असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिख सकते थे, तो क्रमचय से आप आते थे चक्र पर, परमुटेशन से आप आते थे साइकिल्स पे, अब साइकिल से आप आ गए हो ट्रांसपोजिशन पे, पक्षांतरण पे आ गए हो, तो आप डायरेक्ट भी तो आ सकते हो। जैसे चक्र क्रमचय को चक्र के रूप में लिख दो, चक्र को पक्षांतरण के रूप में लिख दो, तो डायरेक्ट भी यहां से यहां आ सकते हो। तो इसीलिए आप कह सकते हो अगले पॉइंट में कि प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में अनंत तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। Every permutation can be expressed as a product of transpositions. Every permutation can be expressed as a product of transpositions in infinitely many ways. Every permutation can be expressed as a product of transpositions in infinitely many ways. पहले चक्र था, अब क्रमचय हो गया। एक बच्चे ने कहा सर ये चौथी लाइन बता दो। अरे चौथी लाइन कुछ भी नहीं है, ये जो आपका आइडेंटिटी है वही यहाँ पर ये बन गया, क्योंकि आइडेंटिटी बराबर ए बी इंटू ए बी होता है। ए अपनी मर्जी से जो लेना है ले लो, फॉर एवरी ए कॉमा बी। किसी भी पक्षांतरण का स्क्वायर करते हो तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो 2 3 2 3 ऐसा नहीं है कि 2 3 2 3 ही होना चाहिए, 2 4 2 4 भी लिख लो, 2 5 2 5 भी लिख लो, 3 8 3 8 भी लिख लो, 2 4 7 4 7 भी लिख लो। कोई कंपल्सन नहीं है कि 2 3 2 3 ही होगा, लेकिन कुछ तो लिखूंगा तो आप ये बोल दोगे ना यही क्यों लिखा। पॉइंट मैं समझा रहा हूं, कोई भी ए बी ले सकते हो, और ए बी इंटू ए बी क्यों? क्योंकि कुछ भी ए बी लोगे अगर दूसरा भी वही सेम ए बी है तो स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। सर एवरी साइकिल परमुटेशन नहीं होता है ना। किसने आपको पढ़ा दिया कि एवरी साइकिल परमुटेशन नहीं होता है? कुछ का कुछ बोल रहे हो। Every permutation need not be a cycle. Every cycle is a permutation. साइकिल की परिभाषा किसे कहते? साइकिल की परिभाषा याद है? A permutation is said to be a cycle if it satisfies the following steps. तो जो परमुटेशन होगा वही तो साइकिल की। एवरी परमुटेशन, अब आप खुद सोचो ना, एवरी साइकिल इज ए परमुटेशन। क्यों? क्योंकि साइकिल का डेफिनेशन ही कहता है कि अगर कोई परमुटेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो साइकिल कहलाएगा। तो साइकिल होने के लिए पहली कंडीशन है कि परमुटेशन होना चाहिए। समझे? तो एवरी permutation can be expressed as a product of transpositions in infinitely many ways. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो सिग्मा बराबर आपने एक क्रमचय लिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 और 4
2 3 1। अब आपने सिग्मा एक क्रमचय लिया ये, तो इसको लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज सिग्मा बराबर क्या, 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1। ऐसा हुआ। तो इसको जब आप पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखोगे 1 3 1 2 1 4, कितने पक्षांतरण आए, 3। आपने इस क्रमचय को 3 पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा। आपने इस क्रमचय को 3 पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा। आप इसे अनंत रूप में लिख सकते हो। मान लो आपने इसमें एक आइडेंटिटी कहीं डाल दिया, मान लो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी डाल दिया, तो आप लिख सकते हो कुछ भी ए बी लिख सकते हो। मैं ले लेता हूँ 2 4 2 4। अब 2 बार सेम ले लिया तो ये आइडेंटिटी है, बाकी 1 2 1 4। अब कितने पक्षांतरण हो गए, अब 5 पक्षांतरण हो गए। पहले 3 थे, अब 5 हो गए। क्योंकि जैसे ही आप एक भी आइडेंटिटी डालोगे, चाहे कहीं पर डालो, अब मान लो इसमें भी आप और बढ़ाना चाहते हो, आपने इसके बीच में एक आइडेंटिटी डाल दिया, या इसके बीच में आइडेंटिटी डाल दिया, या इसके बीच में आइडेंटिटी डाल दिया, कहीं पर भी एक आइडेंटिटी डाल दो। अब जैसे ही आप एक आइडेंटिटी डालोगे, मान लो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दिया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दिया, तो अब कितने हो गए, 1 3 2 4 2 4 1 2। अब कुछ भी लिखना है, 3 4 3 4 1 4। अब कितने हो गए, अब 7 से बढ़कर 2 और बढ़ गए, अब 9 हो गए। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करते जाओगे, एक एक आइडेंटिटी डालते जाओगे। एक आइडेंटिटी डालने का मतलब है 2 ट्रांसपोजिशन डालना, और 2 ट्रांसपोजिशन डालने का मतलब कि अब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 और बढ़ गए। पहले 3 थे, एक आइडेंटिटी डाला बढ़ के 5 हो गए, फिर एक और डाला बढ़ के 7 हो गए, फिर एक और डाला बढ़ के 9 हो गए, फिर एक और आइडेंटिटी डाला बढ़ के 11 हो गए। अनंत तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन एक बार अगर लिखने में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड आए, विषम आए, तो हर रिप्रेजेंटेशन में वो विषम ही रहेंगे। पक्षांतरणों की संख्या बढ़ घट सकती है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 101 115 1013 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भी रहेगी हमेशा विषम रहेगी। उन सभी अनंत रिप्रेजेंटेशंस में हर रिप्रेजेंटेशन में देखोगे, एक बार अगर पक्षांतरणों की संख्या विषम है तो हर रिप्रेजेंटेशन में पक्षांतरणों की संख्या विषम ही रहेगी, कभी सम नहीं हो सकती। क्योंकि अगला रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप आइडेंटिटी डालोगे, और आइडेंटिटी डालने का मतलब 2 से बढ़ा देना, 2 पक्षांतरण डाल देना। तो पहले मान लो 101 है, 2 और बढ़ गए 103 हो गए, लेकिन रहेंगे हमेशा ऑड ही। उसी तरीके से अगर आपने एक बार इवन बना दिया, 1 5 3 ट्रांसपोजिशन क्यों नहीं है सर? आपका नाम गणेश क्यों नहीं है बताओ? आपका नाम गणेश, सुरेश, दिनेश, महेश, रमेश क्यों नहीं है? हरि मोहनी क्यों है? ये बताओ आप मुझे। क्योंकि जो परिभाषा दी गई है, जब मैंने कहा कि 2 लंबाई वाले चक्र को पक्षांतरण कहा जाता है, ये जो आप पर इस चीज को देख रहे हो, इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं है सर? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं आपको, बताओ आप मुझे। ठीक है, ये कहोगे ये टीवी क्यों नहीं है सर? अब नहीं है। जिसको डिजिटल बोर्ड कहते हैं तो डिजिटल बोर्ड ही कहेंगे। पक्षांतरण कहते हैं 2 लंबाई वाले चक्र को, 1 5 3 3 लंबाई का चक्र है, तो ये 2 लंबाई वाला चक्र नहीं है, इसीलिए पक्षांतरण नहीं है। 2 लंबाई वाला चक्र होगा तभी तो पक्षांतरण कहलाएगा। सर मैं बोल रहा था जो परमुटेशन साइकिल नहीं होगा उसको ट्रांसपोजिशन में कैसे चेंज करेंगे? तो इसीलिए आप देख रहे हो ना
कि इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि भाई एक बार जब ऑड होता है तो हमेशा ही ऑड होता है। मान लो दूसरा एग्जाम्पल दो, टॉ इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 4 3 1 हो गया। अब इसमें देखो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, 3 का 3। अब इसको जब आप लिखोगे तो 1 4 1 2 लिखोगे। अब एक बार टॉ को आपने दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा, तो अब आप इसको टॉ को कैसे और लिख सकते हो, कहीं पर भी आइडेंटिटी डाल दो। मान लो बीच में आपने आइडेंटिटी डाल दी तो 2 3 2 3, आप कहोगे 2 3 ही क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हो, ए बी। मैं कुछ लेना था, सेम लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर आपको डालना, आपने पहले यहाँ पर आइडेंटिटी डाल दिया तो 1 1 3 1 3 1 4 2 3 2 3 1 2, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। बट एक बार सम संख्या है तो हर बार 2 के बाद आइडेंटिटी डालोगे, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद एक और आइडेंटिटी डालोगे 6 होगा। तो ऐसे ही डालते रहोगे तो हमेशा इवन ही रहेगा। समझ गए, हमेशा इवन रहेगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस तो बढ़ घट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस तो हमेशा बढ़ घट सकते हैं, बट एक बार इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं तो हमेशा इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस रहेंगे, और एक बार ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस रहेंगे। तो इवन ऑड का नेचर फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस बदलते रहते हैं। इसीलिए जिस क्रमचय के पक्षांतरणों की संख्या सम होती है उसे सम क्रमचय कहते हैं, इवन परमुटेशन कहते हैं, और जिसमें पक्षांतरणों की संख्या विषम होती है उसे विषम क्रमचय कहते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि अगर नहीं हो, अगर जो क्रमचय चक्र नहीं हो उनका क्या करेंगे? कुछ नहीं, चक्रों के गुणनफल के रूप में तो लिख पा रहे हो ना। देखो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 का इमेज 3, 3 का 4, 4 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 6 का 8, 8 का 7, 7 का 9, 9 का 6। ऐसे आपने लिख दिया। ये क्रमचय चक्र नहीं है तो इसको लिखो 1 का 1 4, 1 3, 2 5, 6 9, 6 7, 6 8। ये क्रमचय चक्र नहीं है, इसे आपने पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। मैंने बताया तो था, क्रमचय से पहले आओ असंयुक्त चक्र पे और हर चक्र को पक्षांतरण के रूप, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो। तो इस तरह से आप प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। आई बात समझ में? प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर ओंकार सर की क्लास हो जाएगी। ओके।